नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने पर। आगरा की मेट्रो परियोजना का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर दे रही है जोर। आज देश भर में मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिजनों को दी बधाई। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की 21 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार कराया गया मतदान। दूसरे चरण के लिए 19 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने पर है और आगरा की मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है और यह प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि यात्रा और पर्यटन सूचकांक में देश 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संचार और आधारभूत ढांचे पर देश में अब सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे। उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई है। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाव में दिख रहा है। यूपी सहित देश के कोने कोने में चुनाव के नतीजों में ये विश्वास झलक रहा है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से हर वर्ष 7 दिसंबर को सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा है कि यह दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे जवानों और उनके परिवारों को मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर सशस्त्र जवानों और शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक दान करने की अपील की है। लोग वेबसाइट
ksb.gov.in पर योगदान कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना हमारा यह एक राष्ट्रीय दायित्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। हमारे बहादुर शहीदों के आश्रितों और डिसेबल्ड हुए सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चित करना देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर शहीदों, उनकी विधवाओं, वीर महिलाओं और युद्ध में अपाहिज होने वाले भारतीय सैन्य बलों के जवानों को सलामी देते हुए कहा कि हमारे वीर सैनिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सीमाओं की रक्षा में डटे रहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वीर जवानों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। श्री मिश्रा ने प्रदेशवासियों से उनके प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए आर्म्ड फोर्सेज वेलफेयर फंड में स्वेच्छा से योगदान देने की अपील की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने झंडा दिवस कोष में योगदान देते हुए राज्य के लोगों से सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान देने की अपील की है। इधर भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी महंतो पांगेन ने कहा है कि झंडा दिवस पर सशस्त्र सेनाओं और उनके परिजनों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह दिन वीर जवानों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर है। डे के अवसर पर आप सभी को, देशवासी को, हम एक्स सर्विसमैन की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जनरली 7 दिसंबर को ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है, जिसका इरादा ये है कि जो देश के लिए शहीद हुए और जो देश के बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर होके भी बैठे हुए और जो अभी देश के फौज में काम करते हैं, थल सेना हो या नौसेना हो या वायुसेना हो, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये आर्म फोर्सेस डे अनाउंस किया गया है। तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में क्या करते हैं, जनरली छोटे छोटे फ्लैग होते हैं जो तीनों सर्विस के कलर के जो फ्लैग होते हैं उसको लोगों को दिया जाता है। ये देश भर में मनाया जाता है। तो ये आर्म फोर्सेस को हम लोग देशवासी का ये प्यार है और सैल्यूट है उनके सेक्रीफाइस को देखते हुए। आज आर्म फोर्सेस के फ्लैग डे के अवसर में मैं ग्रुप कैप्टन महंतो पांगेन ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में और थल सेना में, वायुसेना में, नौसेना में नॉर्थ ईस्ट के बहुत कम लोग हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के। तो मैं देश के हमारे एरिया की यूथ और अरुणाचल प्रदेश की यूथ, लड़का लड़की दोनों के लिए आजकल खुला हुआ है। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको मैं उत्साह दिलाता हूँ कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें और देश सेवा में आप भी शामिल हो जाएं। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की 21 सीटों के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पहले चरण के चुनाव के लिए लगभग 14 लाख मतदाता थे और 103 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। दूसरे चरण के लिए 19 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 12 दिसंबर को होगी। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रही है। ईटानगर शहरी निकाय की 20 वार्डों के काउंसिलर के निर्वाचन के लिए भाजपा, जेडीयू, एनपीपी, कांग्रेस, पीपीए सहित राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दी है। राजधानी ईटानगर में भाजपा और एनपीपी ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव रैली की। आज उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है और देर शाम तक दलगत आधार पर पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की संख्या स्पष्ट होने की उम्मीद है। मतदान एक ही चरण में 22 दिसंबर को होगा और मतगणना 26 दिसंबर को होगी। ईटानगर और पासीघाट शहरी निकायों के चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जबकि पंचायत चुनाव में मतपत्रों का उपयोग होगा। गौरतलब है कि पहली बार कराए जा रहे 2 स्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद चेयरमैन के 25, जिला पंचायत सदस्य के 241, ग्राम पंचायत प्रमुखों के 2215 और ग्राम पंचायत सदस्य के 8436 पदों के लिए चुनाव हो रहा है।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 24 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 735 रह गई है। राज्य में अब तक 15,605 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 10 और तवांग जिले से 1 मामला दर्ज किए गए। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 95.18% हो गई है और मृत्यु दर 0.33 है। राज्य भर से कल कोविड जांच के लिए 467 सैंपल लिए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 33,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी में 391 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,40,573 हो गई है। अभी देश में 3,96,700 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल 39,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में अब तक करीब 92 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.37% हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ SII ने देश में ही तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन मंजूरी का आवेदन किया है। SII के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि यह टीका बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाएगा। इंस्टीट्यूट ने भारत के औषधि महानियंत्रक को भेजे गए अपने आवेदन में कहा है कि महामारी की मौजूदा स्थिति और लोगों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों के मद्देनजर आपातकालीन मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले फाइजर कंपनी भी ऐसा ही आवेदन कर चुकी है। कोविड से बचाव के लिए अपने हाथों के साथ साथ घर और कार्यस्थल को सैनिटाइज करते रहना जरूरी है। हमें घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर लेकर चलना चाहिए ताकि नियमित अंतराल पर अपने हाथों को सैनिटाइज कर सके। अपर सुबनसिरी जिले के एक वरिष्ठ नागरिक ने लोगों से SOP का पालन करने की अपील करते हुए लोगों से लापरवाही न बरतने का अनुरोध किया है। और साथी लोग बहुत लोग हैं, वो लोग हैंडचेक वोचेक भी कर लेता है, हमको बॉडी भी छू लेता है। मैं छूने से पहले उनको सैनिटाइज भी कर लेता हूँ और हमको छूने के बाद भी हम खुद सैनिटाइज भी कर लेते हैं। और मार्केट में भी हम जाता है तो दुकान में अगर जाता है तो सामान खरीदने से पहले थोड़ा ये सैनिटाइज कर लेता है और आदमी लोग कर लेता है। मैं सोचता है कि ये सकने से अगर सकता है तो पब्लिक से मेरा अपना जो ओपिनियन को मैं शेयर करना चाहूँगा कि सब ऐसा एक होने रहने से ठीक है। ऐसे होने से आपको पुलिस सेफ्टी होगा, क्योंकि इससे आप कोरोना वायरस असली आप फाइट कर सकता है। तो कोरोना वायरस को अगर फाइट करने के लिए मेरा हिसाब से आप गवर्नमेंट को डिपेंड नहीं करना है, मेडिकल वाला को डिपेंड, किसी को डिपेंड नहीं, खुद आप अपना से अवेयर होना पड़ेगा, खुद आप अपना से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अपना ज़िंदगी का सवाल है। आपको जो भी टाइम आपको जो वायरस जो तकलीफ दे सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड-19 के पहले के स्तर तक पहुंच जाएगा, जबकि चालू वित्त वर्ष में GDP में 8% से कम गिरावट होने के आसार है। एसेट मोनेटाइजेशन से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारतीय कृषि क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिना रासायनिक पदार्थों के उपयोग वाली कृषि व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। सफल तरीके से इसे लागू करने पर कृषि उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत खांसी होना आम बात है, लेकिन दवा लेने के बावजूद लंबे समय तक इसका ठीक न होना चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी COPD का भी लक्षण हो सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। का प्रभाव श्वसन तंत्र पर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में श्वसन समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को पहले से ही श्वसन रोग हो, उनकी जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। जब भी सर्दियां होती हैं तो सबसे चिंतित वो लोग हैं जिनको फेफड़े की बीमारी है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, दमा है, और क्योंकि उनके जो भी लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें कुछ इन्फेक्शंस भी हैं जो बढ़ जाती हैं, जैसे निमोनिया हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगी।
तो इस करके उनको सावधानी इस्तेमाल करनी चाहिए। और हम तो कई बार ये भी रेकमेंड करते हैं कि इनको इन बीमारियों के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो भी करवाना चाहिए। जरूरी है कि श्वसन रोग होने पर लक्षण उत्पन्न हो तो इसका सही इलाज किया जाए। लक्षणों को नजर अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।